मागील महिन्यात नागपुरात झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयुष्यात अजून खूप गोष्टी करायच्या आहेत म्हणून कधी कधी राजकारण सोडण्याचा विचार करतो असं ते म्हणाले होते। तसंच आणखी एका कार्यक्रमात ते म्हणाले होते की देणगीदार राजकीय पक्षांच्या मागे असतात आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतात। मी पक्षाध्यक्ष नसल्यामुळे मला अशा गोष्टींची पर्वा नसल्याचं ते म्हणाले होते। या विधानातून ते संकेत देत होते असंच दिसतं। 3 आठवड्यांनंतर नागपूरचे भाजप खासदार गडकरींना पक्षाच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलं। त्याशिवाय त्यांना केंद्रीय निवडणूक समितीमधून काढून टाकण्यात आलं। यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही गडकरींना हटवण्याची तयारी दर्शवल्याचं बोलले जात आहे। सध्याच्या फेरबदलामागे गडकरी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यातील वाद हे कारण असल्याचा विश्लेषकांचे म्हणणं आहे। तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील बदललेल्या समीकरणामुळे हे घडलं असल्याचे अनेकांचं मत आहे। तसेच गडकरींची आरएसएससह जवळीकही तितकी वाढली नाही असंही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे। गडकरींचं डिमोशन आणि फडणवीस यांची बढती याचेही अनेक अर्थ आहेत। आरएसएसच्या बदललेल्या समीकरणांनंतर गडकरींबाबत हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे। गडकरी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाच्या जवळचे आहेत। मात्र दत्तात्रेय होसाबळे सरकार्यवाह झाल्यानंतर परिस्थिती बदलू लागली। संघ प्रमुखानंतर सरकार्यवाह दुसऱ्या क्रमांकावर असतात आणि ते महत्त्वाचे निर्णयही घेतात। गडकरीसाठी होसाबळे यांच्यापेक्षा भैयाजी जोशी अधिक अनुकूल होते। ते पंतप्रधान मोदींच्या जवळचे होते। आता आरएसएस गडकरींना हटवण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा प्रयत्न करेल अशी आशाही कमी असल्याचे विश्लेषकांचं मत आहे। दरम्यान नितीन गडकरींना भाजपच्या संसदीय मंडळात स्थान न दिल्यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा झाल्याचे पाहायला मिळाले। संसदीय बोर्डातून हटवल्यानंतर भाजपा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर तिखट शब्दात प्रतिक्रिया दिली आहे। कोणाचा वापर करून गरज संपल्यानंतर त्या व्यक्तीला कधीच फेकून देऊ नका असे म्हणत त्यांनी भाजपाला घरचा आहेर दिला आहे। नागपूरमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते। उद्योजकांशी संवाद साधताना गडकरी यांनी रिचर्ड निक्सनचे उदाहरण देत म्हटले की एखादी व्यक्ती तेव्हा संपत नाही जेव्हा तो हरतो। व्यक्ती तेव्हा संपतो जेव्हा तो प्रयत्न करणे सोडून देतो। म्हणून तुम्ही प्रयत्न करणे कधीही सोडू नका। व्यवसाय, समाजसेवा आणि राजकारण या क्षेत्रात जनसंपर्क हीच त्या व्यक्तीची खरी ताकद असते। त्यामुळे जनसंपर्क कसा वाढता राहील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे असेही गडकरी म्हणाले। जेही कोणी व्यवसायात आहेत, सामाजिक कार्यात आहेत किंवा राजकारणात आहेत, त्यांच्यासाठी इतर माणसांशी त्यांचे असलेले संबंध ही सर्वात मोठी ताकद आहे। एखाद्याचे चांगले दिवस असो वा वाईट दिवस असो, जेव्हा तुम्ही कुणाचा हात हातात घेतला असेल म्हणजेच त्या माणसाशी मैत्री केली असेल तर तो हात सोडू नका असा सल्ला यावेळी गडकरी यांनी उपस्थित उद्योजकांना दिला। नितीन गडकरी यांनी आपला जुना एक किस्सा देखील सांगितला। गडकरी म्हणाले, जेव्हा मी विद्यार्थी नेता होतो तेव्हा काँग्रेसने चांगल्या भविष्यासाठी काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्याचा सल्ला दिला होता। तेव्हा मी त्यांना म्हणालो होतो की मी एकवेळी विहिरीत उडी मारेल पण काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार नाही। मला काँग्रेसची विचारधारा मान्य नाही असे गडकरी म्हणाले। पहा काय म्हणाले नितीन गडकरी। वो सब सच है ऐसा अगर मैंने कहा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और झूठ है ऐसा कहा तो उसके ऊपर अन्याय होगा। आप सब नागपुर के हो तो मुझे आप पहचानते हो। मुझे खुशी है कि आप नागपुर में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मैं आपके इसमें काफ़ी दिल्ली मुंबई कार्यक्रमों में गया हूँ। मेरा एक दुख और दर्द है कि नागपुर में 50 करोड़ के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं डालता, और मैं अक्सर चाहता हूँ कि नागपुर में 1000 करोड़ 2000 करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो और नए कुछ प्रोजेक्ट डालें। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। हमारे पास सब प्रकार की बातें हैं, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप का संबंध नॉलेज के साथ है भी और नहीं भी है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूँ, इट्स अ नॉलेज एंड नॉलेज इज अ पावर।
and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy which always I like it, that is no one is West, no person is West, no material is West. It is depending upon the vision of the leadership. It is depending upon the absolute technology that you can convert West into wealth. So these are the two important philosophies which always I remember. And as a management, it is very important that you should understand that how you are going to run your business. मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बार मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था तो एक मित्र ने मुझे किताब दी थी स्टारबक्स के जीवन के ऊपर की। तो मैं अपने अभी तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मेरे लड़की देखते तो उनको मैंने ये उदाहरण बताया था और अक्सर उनको बोलता हूँ इसको याद रखो। स्टारबक्स एक ट्रक ड्राइवर का और उसकी माँ नर्स थी, एक उनका लड़का था और एक कॉफ़ी शॉप में वो कॉफ़ी सर्व करने का काम वेटर करके करता था। अचानक उसने फिर वहाँ से सर्विस छोड़कर एक कॉफ़ी शॉप डाला और वो चलने लगा। और एक दिन अभी आज आपको पता है कि यूरोप में, अमेरिका में जिधर उधर स्टारबक्स की दुकान है, नागपुर में भी हुआ है। मैं भी रात को कभी कभी शिवाजी नगर में जाता हूँ। तो स्टारबक्स के इतने शॉप्स हुए, 23,000 शॉप्स थे, अब मालूम नहीं कितने हुए। तो उसने उसके किताब में जो जीवनी थी उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा था और आई ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसने कहा कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था। सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है और मैं ये मानता हूं कि अच्छाई पर, क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सके तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा राजनीति में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो फिलॉसफी में अक्सर याद रखता हूँ, मैं लोगों को बताऊँ, ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²।
But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, एंड दैट ट्वाइस AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट. देखो, मेहनत करने से कोई बड़ा नहीं होता. लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से बहुत पसीना निकलता है, पर वो कभी पहलवान नहीं होता. तो आप लकड़ी तोड़ने वाले पहलवान मत बनो. पसीना और मेहनत परिश्रम करने पड़ते हैं, पर कैसे करना, क्यों करना, कब करना, कहाँ करना, ये भी इंपॉर्टेंट है. और इसलिए लो एम इज क्राइम. अभी मैं रोड बनाता हूँ, मुझे कभी, मैं लाखों करोड़ में बात करता हूँ, तो लोगों को लगता है पैसा कहाँ से लाता है, ये बोलता है 1 लाख करोड़ का, ये 2 लाख करोड़, ये 50,000 करोड़, तो ये पैसा कहाँ से लाता है. तो मैं मजाक में कहता, योगी जी मुझे पूछ रहे थे उत्तर में, तुम्हारे पास, तुम ये कहाँ से बोल रहे हो. मतलब मेरे पास द्रौपदी की थाली है. कितने भी लोग खाना खाए तो मिल सकता है. इस देश में रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है. इस देश में काम करने वालों की कमी है. हाउ टू गेट इट डन. बाल ठाकरे जी ने एक बार, मैं जब मंत्री था, यंग था, तो मैं उनके पास गया था. उन्होंने एक्रिलिक पर एक छोटा वाक्य लिखा, एक बोर्ड मेरे हाथ में रख दिया, नितिन हे लक्षात ठेव. उस पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. और इसलिए कठिनाइयां होती है, पर पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट, इन सब बातों का ओवरऑल उपयोग में तुम तुम्हारे मिशन में सक्सेस होते हो. परिस्थिति आती है, कभी बहुत प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सक्सेस होता है, कभी डिफीट होता है. ये साइकिल है. कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नाराजी होती है, ये तो चलते रहता है. हमने चलते रहना चाहिए. एक मैं जब था, तो हमारे बचपन में हमको टीचर ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी. एक अनपढ़ आदमी रोड पर जा रहा था, तो हवाधुन छूटी थी बहुत, तो उसको बीड़ी पीने की बहुत तलब थी, उसके सिवा वो काम नहीं, टिक नहीं पाता था. तो जब भी वो माचिस लगाता था तो वो बुझ जाती थी. तो बहुत देर तक वो तंग आ गया कि भाई क्या करना, और उसको थोड़ा अस्वस्थता बढ़ने लगी. तो उसने जो हवाधुन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ, और जब उसने माचिस लगाई तो माचिस लग गई. उसने बीड़ी सुलाई, पिया और फिर चलने लगा. फिर चेहरा मुड़कर फिर चलने लगा. तो समवेयर इन द लाइफ इट इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस. इट इज एवरीवेयर. आइदर इट इज बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड कुछ भी. तो मैं आपको यही कहूँगा कि एवरीवेयर यू नीड टफ लीडरशिप. कल मैंने एक वीडियो देखा, एक यूएसए का था, उसने बहुत अच्छा कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर. पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, और वो शॉर्टकट से जाता है. और एक फिलोसोफर ने कहा कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट. और जो लीडर होता है वो थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी, वो लॉन्ग टर्म सोचता है. तो लाइफ भी ऐसा ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिसोर्सेस मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और आप सब खड़ा करोगे, पर आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है. लीडरशिप वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, डिसीजन ही नहीं करते. हमारे यहाँ टीचर, एक स्कूल में मेरे साथ एक लड़का था, वो परीक्षा में फेल हो गया. तो उसके माता पिता को बुलाया था टीचर ने. बोले दिन भर अध्ययन करता है, घर में आके रात दिन अध्ययन करते रहता है. तो टीचर ने लगा ये अध्ययन करता है, फिर ये फेल कैसे हो गया. तो टीचर ने उसको पूछा तू क्या करता है. तो बोले मैं स्कूल में जो कुछ होता है वो रफ में लिखता हूँ, और घर में जाके उसका फेयर करता हूँ. तो ऐसे रफ से फेयर करने वाले बहुत लोग हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला. क्रिएटिविटी, विजन इज समथिंग डिफरेंट. जो सब लोग करते हैं वही करने में कोई फायदा नहीं है. समथिंग जो अलग है, जो टेक्नोलॉजी अलग है, विजन अलग है, उसमें अलग है. और चार आखिरी में एक ही बात कहूँगा जिसमें आप एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ. मैं कोई बिजनेस मैन हूँ भी नहीं, और मैंने उसमें नहीं. पर मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रूवन टेक्नोलॉजी. सेकंड थिंग, प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी। बहुत बार मैं जाता हूँ, इतने टेक्नोलॉजी में लोग बातें बताते हैं और आखिरी में बताते कि ये करने से ये आज के जो रेट है इससे 2 गुना ज़्यादा रेट होगा। तो फायदा क्या है इतना सुनने के, समय क्यों खराब किया। तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। और अप्स एंड डाउन सब तरफ है। हिम्मत जो होती है, करेज जो होता है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसलिए हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी चाहिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप में, करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए, और टाइम इज द बिगेस्ट कैपिटल। जिन लोगों को आदत है कि आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार गलत निर्णय हुआ तो चलेगा, पर तुरंत निर्णय करिए। निर्णय नहीं करना, इसमें टाइम इज द बहुत इंपॉर्टेंट। और जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, दे नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम। आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो और वो छोटे छोटे फाइलों में 2-2, 3-3 महीने तुमको घुमाता है। तुम्हारा प्लान खड़ा होता है, मशीनरी आती रहती है, ब्याज शुरू होता है, रॉ मटेरियल आके पड़ता है, पर शुरू नहीं होता प्लान। 2 महीने में तनख्वाह लोगों का देना, बैच का मीटर, इलेक्ट्रिक का बिल, करोड़ों में चुना लगता है। पर वो आदमी छोटे से काम के लिए वो फाइल को 2-2, 3-3 महीने लटका के रखता है, ये लाओ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लाओ। तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कलेक्टिव टीम स्पिरिट, कमिटमेंट फॉर योर सब्जेक्ट, पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं अहंकार और अभिनिवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ। देन यू कैन गिव गुड डिलीवरी। मेरी एक ही इच्छा है कि आज मैं आया, अभिजीत तो अच्छा है, पूना बहुत एंटरप्रेन्योरशिप सिटी है ने, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा है। और नागपुर में मैं किसी से बात करता हूँ 50 करोड़ के ऊपर तो कोई हिम्मत ही नहीं करता। तो नाउ वी हैव टू डेवलप बिजनेस लीडरशिप, जो हिम्मत के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। तो मैंने एक बार मजाक में कहा था कि अगर हमारे यहाँ कोई 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं उसके पैर छूँगा। तो एक पत्रकार ने मुझे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब मैं इसलिए करूँगा कि वो 500 करोड़ लगाएगा, चाहे प्रॉफिट जो कमाए, पर मेरे आके 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेगा। एंड दैट इज माई इम्पॉर्टेंट एजेंडा कि मेरे यहाँ के लोगों को काम कैसे। सो यू आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, यू आर द एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। एंड विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वेल्थ भी क्रिएट नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं होगी। और वेल्थ क्रिएट होगी तो टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो सरकारी योजनाएं कर सकेगी, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन एवरी फील्ड दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री, आइदर इट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कहीं भी। और आखिरी में एक बात याद रखो, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। गुडविल, क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी। मैं मित्रों के साथ मैं साफ बोलता हूँ, कभी कभी लोग नजदीक दोस्त बोलते हैं तुम इतना क्यों साफ बोलते हो, तो मैं बोलता यार झूठ मत बोलना, जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह में होना चाहिए। भले वो अगर दोस्त है तो उससे सही बोलो, ये ऐसा मत करो। क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 21st सेंचुरी। यू मे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस, यू मे हैव गुड टेक्नोलॉजी, पर आप अगर झूठ बोलोगे, शॉर्टकट मारोगे, लोगों को मूर्ख बनाओगे, तो आप ऐसा मत समझना कि तुम बहुत होशियार हो और लोगों को मूर्ख बना बहुत कर। लोग समझ में ही आता है, कोई भी कितना भी झूठ बोले समझ में आ ही जाता है, कभी समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसलिए बेस्ट वे इज ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। मेरे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है और आप नागपुर में रियली बड़ी इन्वेस्टमेंट लाइए और नागपुर की ग्रोथ बढ़ाइए। देखो पूना कितना अच्छा हुआ, मुंबई कितना अच्छा हुआ। मैं जब मुंबई और पूना के बीच में रोड बना रहा था तो मुझे एक ने कहा कि इससे अभी पूना की ऐसी स्थिति हो गई कि रोड बनने के कारण पूना और मुंबई एक ही हो गई, तो 2 घंटे में जाना हो गया। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातों के सिवा इंडस्ट्री नहीं आती, इंडस्ट्री के सिवा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती,
इन्वेस्टमेंट के बिना रोजगार निर्माण नहीं होता, और रोजगार के बिना पर कैपिटा इनकम और जीडीपी नहीं बढ़ता, उसके सिवा ग्रोथ नहीं होती। तो मैं तो एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, अभिजीत भी करता है, पर बाकी जगह पर हमें आप लोगों का ये फोरम आने वाले समय में, अभी हम लोग इंटरटेनमेंट में, अभी एक मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि अभी हमारे यहाँ टाइगर कैपिटल है, तो बहुत लोग फॉरेन से आने लगे। फिर हमने ऑरेंज की बर्फ़ी बनाई, फिर ऑरेंज की बर्फ़ी जो एक बड़े ब्रांड ने बनाया उसमें कद्दू डाला, तो फिर मैंने कहा रिसर्च वर्क करो। तो मदर डेयरी सरकारी थी, मैंने कहा ऑरेंज की बर्फ़ी खोए की चाहिए और ओरिजिनल संतरे का जूस चाहिए, तो वो बनाई, वो उसका शेल्फ लाइफ कम था। फिर ऑरेंज से बहुत सी चीज़ें बनी। तो अभी हमने सोचा कि भाई हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करें। तो फिर मेरे ध्यान में है कि हम लोग एक टूरिज्म के लिए जब टाइगर देखने के लिए लोग आएंगे तो हम नागपुर में कुछ करना चाहिए। तो अभी हमने म्यूजिकल फाउंटेन बनाया, आप जरूर देखने के लिए आइए। तो आप भी अभिजीत, अभी फिर से शुरू होगा, अभी हमारा पूरा होने का है प्रोजेक्ट। तो उसमें वर्ल्ड के बेस्ट लोग लाए, उसके पंप टर्की से आए, उसका आर्किटेक्ट फ्रांस से आया, उसकी हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी नाना पाटेकर की और अंग्रेजी अमिताभ बच्चन की है, उसका संगीत AR रहमान का है, और नागपुर की भी हिस्ट्री आई है उसमें, जो आप लोग में से कुछ लोगों ने देखा होगा। और अभी वो म्यूजिकल फाउंटेन हम लता मंगेशकर के नाम से कर, एक रेवती करके तमिल और तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, वो मुझे, मैं अंडमान निकोबार गया था, वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो देखा, वो मुझे पसंद आया, मैंने उसका फ़ोन नंबर निकाला, उसको बुला, और उसके साथ 5 ऑस्कर विजेता वो काम कर रहे हैं। और आइडिया कैसी होती, देखो मैं परसों कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम होने के बाद मुझे कलेक्टर आए यहाँ इटकेलवार करके नए, तो मैंने कहा ये पावर लग रही इसको बहुत, रोज का महीने का इसको 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए पावर में जाएगा, तो क्या करना। तो बोले सर हम लोग पानी में फ्लोटिंग सोलर पैनल डालेंगे। तो फिर वो मैं काम करते करते मैंने कहा यार मुझे लगता है फ्लोटिंग पैनल क्यों डालना चाहिए, 1 मेगावाट को कितना लगता है जो फ्लोटिंग बेस, तो बोले 80,000 स्क्वायर फुट। बोला एक काम करो, 80,000 स्क्वायर फुट का फ्लोटिंग बेस करके रूफटॉप सोलर बनाएंगे, और नीचे में 80,000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट बनाएंगे, और वो बोट में बैठकर लोग जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम होगा, तो दोनों के लिए वो एक हमारे लिए टूरिज्म भी डेवलप होगा। अब मैं हमारे तेलंगखेड़ी पार्क को अच्छा करो, मेरे जैसे पागल दोस्त बहुत है, बाकी लोग आप जैसे लोग केवल पैसा मिलता है वहाँ उत्साह के साथ काम करते हैं, जहाँ सेवा होती है वहाँ उत्साह कम हो जाता है कभी कभी। तो एक मेरा मित्र है वो बहुत अच्छा है चिंचमालातपुर, तो मैंने उसको कहा मैं 50 लाख रुपए देता हूँ PKV को, तुम ये एक नर्सरी शुरू करो। और आपको बता दो हमने अभी 950 जातियों की कमल की जातियाँ लाई, और 3,500 गुलाब के फूल लाए जातियों के, और नर्सरी में है अभी। और अभी मैं तेलंगखेड़ी बगीचा में, आप कभी कनाडा गए होंगे तो वैंकूवर में बूचर्ड गार्डन देखा होगा, तो बूचर्ड गार्डन से भी अच्छा गार्डन बना रहे हैं हबीब खान जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, जो आर्किटेक्ट एसोसिएशन के इंडिया के अध्यक्ष भी है, वो डिज़ाइन उन्होंने किया है। और तेलंगखेड़ी बगीचा जो है उसके अंदर हम 800 गाड़ियों का पार्किंग है, और वहाँ से पैदल आप म्यूजिकल फाउंटेन जाओगे, और वो लोटस गार्डन है। और उधर हम लोग अमरावती रोड से भी रोड कर रहे हैं, और उधर ये जो हमारा बॉटनी यानी जो फ्लावर गार्डन है ब्यूटीफुल डिज़ाइन हुआ है, सब प्रकार के गुलाब वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम, इसके पीछे हमने एक 11 मंजिले की बिल्डिंग बना रहे, 4 मंजिले बन गए, तो 1150 कार का पार्किंग है। अब लोग देखो, मैं एक दिन सेंटर पॉइंट गया था, तो वो चल रहा था काम, तो मिकी जो हमारे मालिक है सेंटर, वो बोला नितिन जी एक बात बताऊं, बोले आप ये ऐसा पार्किंग बना रहे, इसके बजाय 3 फ्लोर के बाद हर फ्लोर पर 30-30 हज़ार स्क्वायर फुट का फूड मॉल बनाओ, तो पार्किंग पीछे रहेगा और लेक के तरफ फूड मॉल होगा। तो अभी हम ऐसे ही 10 मंजिले बना रहे हैं, 9 मंजिले, और 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है, और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और अभी वो बिल्डिंग को फिर पैसे खत्म हो गए, तो 4 मंजिले हो गए। तो मेट्रो को मैंने काम दिया था, बोले सर अब क्या करना, हम लोग पैसे नहीं है, सर बंद करना काम, बोला नहीं, तो कैसे होगा, मैं बता तो इधर आओ, 4 मंजिले को आप डालो, बाकी का BOT में खोलो, PPP मोड में करेंगे। अब PPP मोड में किया तो 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, 10 लोग बो
तो ये पूरा ऊपर का पीपीपी बोर्ड में होगा। तो एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, बट यूर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो समस्या से सॉल्यूशन मिलता है। तो लाइफ इज ए गेम ऑफ स्ट्रगल और इट्स ए गेम ऑफ कंपल्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस, लिमिटेशंस। लड़ते रहना चाहिए, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं। तो गॉड ब्लेस यू और आप यशस्वी हो। धन्यवाद। आपको जस्ट एक इंट्रोड्यूस करने के लिए जो विदर्भ चैप्टर है, इसमें अभी 22 मेंबर है, और आप जो बोल रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ की करनी चाहिए, सब ऐसे महारथी है कि ये आराम से कर सकते हैं। तो हमने इनका बैलेंस शीट देख के इनको अंदर लिया है और बहुत सारी और भी खूबियाँ हैं। अभी गडकरी जी ने कहा कि वो तो सच बोलते हैं, तो उन्होंने कहते समय कहा कि भाई इनके पास द्रौपदी की जो थाली थी वो उनके पास है। तो द्रौपदी की थाली को हम अक्षय पात्र ही जानते हैं, और ये अक्षय पात्र इनके पास है। इसका मतलब क्या है कि युधिष्ठिर को सूर्यदेव ने वो अक्षय पात्र दिया था, यानी सूर्यदेव आपके सामने बैठे हैं। तो अभी आप जो मांगे इनको मांग सकते हैं, क्योंकि पूरा उनके साथ है। सो आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। एक दो सवाल मेरे भी है, बट समय थोड़ा कम होने के कारण आई विल फर्स्ट ओपन इट टू द फ्लोर so that anyone can ask questions. In the meanwhile, somebody has a mic who can circulate it. ये लीजिए ना, ये भी है, ये चाहिए। सर नमस्कार, मैं प्रशांत मोहता। सर आप, हम सब जानते हैं आप इनोवेशन की मूर्ति हैं, आपकी आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव रहती है एंड वी टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। सर हम लोग वाईपीओ में जैसे यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और आपने बहुत करेक्ट कहा कि इनोवेशन ही आजकल है जो आपको आगे लेके जाएगा। और आप सर काफ़ी देश भी घूम चुके हैं, तो ऐसे कोई कंट्री आपको जहाँ लगता है हमने विजिट करना चाहिए और आप यदि हमारी वो अरेंजमेंट कर सके, और हमें बहुत विश्वास है कि आने के बाद हम इस रीजन के लिए बीइंग सन्स ऑफ सॉइल हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ये टेक्सटाइल में है विदर्भ में कपास होता है। हमारे कपास को भाव इसलिए मिलता है कि एक्सपोर्ट होता है, और रेडीमेड गारमेंट का बड़ा मार्केट है बांग्लादेश। तो इनके जो अंकल है ये 500 कंटेनर कपड़ा बेचते हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत लोग बांग्लादेश को बेचते हैं। प्रेजेंट सिस्टम ऐसी थी कि बांग्लादेश में जाने के लिए यहाँ से जेएनपीटी से कोलंबो, और कोलंबो से चितगांव, ढाका, उधर जाता सब ट्रैफिक जाम। मुंबई से भी ज़्यादा 15-15, 20-20 दिन हमारा, और इतनी कॉस्ट बढ़ गई, एक कंटेनर की 5 लाख रुपए हो गई। तो मैं शिपिंग मंत्री था, तो मेरे ध्यान में आया कि हम अगर नागपुर से, अभी हमने ड्राईपोर्ट बनाया ने समुंदर सिंधी में वर्धा में लाया, इधर वो जालना में लाया, दोनों पूरे हो गए। अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो मैंने फिर अपना पूरा काम करके मैंने अभी तय किया कि ये हल्दिया यहाँ से रेलवे से जाएंगे, और हल्दिया से बांग्लादेश को 3 नदियाँ जाती हैं, क्योंकि मैंने ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग किया, गंगा में किया, जलमार्ग बनाया, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर मैं बांग्लादेश में घुसकर 250 किलोमीटर मैंने ड्रेजिंग कर दिया वो मुगली पोर्ट का। तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी थी, तो मैंने खूब पीछे बढ़ा। एक हमारे यहाँ एनकेपी साल्वे करके बहुत बड़े लीडर थे, उनका भांजे है सत्यनाथन, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कॉन्कर्ड के, तो मेरे मित्र है। तो बोला यार सत्यनाथन, साला अपना नागपुर और विदर्भ का कपास और कपड़ा, साला बांग्लादेश में जाकर इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कैसे हो सकती। तो आपके मन में क्या, मतलब मन में कि हल्दिया जाएंगे रेलवे से, और वहाँ से हम बार्ज में डाल के 200-250 कंटेनर हम रिवर पोर्ट पे बांग्लादेश में ले जाएंगे। तो बांग्लादेश के गृह मंत्री मेरे मित्र थे, उनको मैंने फ़ोन किया, सत्यनाथन को भेजा, और एक प्यारे खान करके नागपुर का है, कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर है, 1000 एक ट्रक है उनके पास, उसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। तो मतलब प्यारे खान तू ये धंधा शुरू कर, मैं तेरा कंसल्टेंट। और ये पूरा करके हमने बांग्लादेश और भारत सब परमिशन लाई, और 1 तारीख से हमारा पूरा कपड़ा जो ये बनाते सब, यहाँ का मैक्सिमम मार्केट बांग्लादेश में है। और हमारा कॉटन, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए मैंने, पर गुजरात का कॉटन जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, और हमारा जाएगा तो सस्ती है। तो बांग्लादेश में हमको ज़्यादा भाव मिलेगा, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई। तो अभी 1 तारीख से हमारा पूरा कपड़ा, हमारा ग्रे कॉटन, और यहाँ अमरावती में 13 इंडस्ट्री है, ये सब जगह से सूत है, कपड़ा है, कॉटन है, बांग्लादेश जाएगा। तो हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा।
तो मेरा आपको सुझाव यही है कि हर जगह पर पोटेंशियल है, और आप अगर जाएंगे तो वर्ल्ड में इतना बड़ा पोटेंशियल है। और अब वर्ल्ड में जो सब देश है, कोई चाइना से डील करना नहीं चाहता। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और हमारे पास सबसे यंग टैलेंटेड पावर है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और मुझे मालूम है आप में से आधे लोगों को जानता हूँ मैं मजाक में कहता था, जैन समाज के कार्यक्रम में पुणे गया था, तो बोलो तुम्हारे जीन्स में ही बिजनेस है, तुम तो ऐसे ही देखते देखते समझ लेते हैं कि किसमें फायदा और किसमें नुकसान है। तो वो तो आपको गॉड गिफ्ट है। तो एक बार अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो बांग्लादेश इज ए गुड मार्केट। बांग्लादेश में हमारे नागपुर से महिंद्रा के ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होते हैं। ये बटीबोरी में जो आपके ये टावर टेलीकम्युनिकेशन वो और इलेक्ट्रिक के टावर एक्सपोर्ट होते हैं, वो जो 2-3 फैक्ट्रियों के। बांग्लादेश में, बांग्लादेश से हम लोग अभी एक मैंने बांग्लादेश वालों को मंत्र दिया कि वहाँ से उनका रेडीमेड गारमेंट जो जल्दी जाता नहीं यूरोप में, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि तुम इस रूट से नागपुर आओ और हमारे मिहान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गोडाउन लो, और यहाँ से डायरेक्ट दुबई भेज दो प्लेन से। अभी मैंने एक बार हमारे डिफेंस मंत्री को कहा कि तुम्हारे जो पुराने विमान है बड़े बड़े, वो खाली पड़े हुए हैं, तो वो पायलट जो पुराने रिटायर्ड उनको लीज पर दे दो, और उनको बोलो कि ये खाली पड़े तो ट्रायल मार के अपना एक्सपोर्ट में काम में लाओ, ताकि हमारी सब्जियां संतरा सब सस्ते रेट में जा सके। आज मेरे साथ एमआरओ का जनरल मैनेजर बैठा था, तो मैंने उनको कहा यार तुम्हारा तुम कुछ काम बराबर नहीं हो रहे, तुमको भी 2 पैसे कमाओगे। बोला क्या? तुम एक काम करो कि संतरे के सीजन में जितने प्लेन आते दिल्ली मुंबई से, उसमें 6 रुपये 8 रुपये किलो का रेट कर दो, मैं पूरा प्लेन फुल कर देता हूँ, और हमारे संतरे प्लेन से मुंबई और दिल्ली भेज दो, तुमको भी किराया मिलेगा, नहीं तो भी फुकट खाली जा रहा है तेरा प्लेन, और हमें भी हमारा काम होगा। 50% सरकार की ग्रांट है, तो 6 रुपये हम लग देंगे, 6 रुपये तुम 12 रुपये किलो से संतरे जाएंगे तो वहाँ 60 रुपये किलो से बेचेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें कि जिसमें आप एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और आप इसमें जरूर वर्क करो। अभी ये तो वर्ल्ड में जिधर उधर हमारे लिए अच्छी स्थिति है। थैंक यू। हमारा ये जो ग्रुप है इसमें एवरेज एज 34 है, टेक्सटाइल है, स्टील है, कोल है, एग्रीकल्चर है, फूड रिलेटेड, सो ये सारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स है। सो प्लीज सर, हम प्लास्टिक बिजनेस में हैं, आप जानते भी है, प्लास्टो टैंक्स बनाते हैं। तो ये जब प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट बेस ही है इंडिया में, अभी भी इंडिया में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहा है, तो हमको पोर्ट से यहाँ पे रॉ मटेरियल लाने में 3 रुपये से 4 रुपये किलो खर्चा आ जाता है ट्रेन से आने में। जबकि आपके कई भाषणों में मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक से आ रहा है, ट्रेन से, इलेक्ट्रिक ट्रेन से आ रहा है, तो रोड से 1/10 खर्चे में आ सकता है। तो हमको जो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो हमको ये जो 3-4 रुपये किलो खर्चा आता है पोर्ट से यहाँ पे रॉ मटेरियल लाना है, एक्सपोर्ट करना है। आप ट्रक से लाते हैं? नहीं, ट्रेन से लाने के लिए। ट्रक में भी वही रेट पड़ रहा है, ट्रेन में सस्ता पड़ना चाहिए। मेरी ऐसे मानना है कि ट्रेन से आ रहा है, इलेक्ट्रिक में आ रहा है, बल्क में आ रहा है, तो सस्ता आना चाहिए। बट हमारे आईसीडी में हमको कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अभी ये अपने हजियारा में मैंने लॉन्च किया, अभी करने वाला हूँ, पुणे में आने वाला हूँ मैं 2 तारीख को। एलएनजी ट्रक बना है। अभी थोड़ा मार्केट बिगड़ा है यूक्रेन वॉर के कारण, पर 100 रुपये अगर डीजल को लगते तो 40 रुपये एलएनजी को लगते हैं। और एक ट्रक जो है वो 1400 किलोमीटर उसकी कैपेसिटी है। तो आपने अगर कंटेनर आपका डायरेक्ट फैक्ट्री तक अगर एलएनजी पर लाए गए, वो ट्रक ले लिए गए, तो मेरे हिसाब से आपकी कॉस्ट में कम से कम 50% कमी हो जाएगी। और ये एलएनजी बेस होगा। अभी इलेक्ट्रिक के भी ट्रक आ रहे हैं। दूसरी बात, आपका मटेरियल अगर आप एक समय अगर 40 कंटेनर लेते हैं और जेएनपीटी आता है और पूरा रैक आपकी खुद की अगर आप इधर सिंधी में उतार लोगे, तो फिर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना में 8 से 10% है, यूरोपियन देशों में 10 से 12% है। अभी हमने इसीलिए नए हाईवे बनाए। अभी जैसे दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 52 घंटे लगते हैं, पर अभी हमने 70% हाईवे पूरा किया है। अब दिल्ली से मुंबई केवल
एक ट्रक 20 से 22 घंटे में जाएगा। तो 52 और 22 घंटे में ट्रक भी ट्रिप ज़्यादा मारेगा और फ्यूल भी उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे, उसमें एलएनजी यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे अब ट्रांसपोर्ट में और डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में आया हूँ, अब मेरे कार का खर्चा अभी मैं हमारे यहाँ हम शुगर फैक्ट्री में हमारे यहाँ गाड़ी देते थे लोगों को, हमने 22 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी की, हमारे 6 लाख रुपए महीने का सेविंग हुआ, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की तुलना में वो सस्ता है। तो धीरे धीरे एक तो फ्यूल में और इसमें होगा, दूसरा बल्क में करना, और तीसरा ये आप सोचो कि सिंधी लाकर आपके यहाँ लाना कि जेएनपीटी से, या आगे चलकर आप यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से आपका कंटेनर, ये जो आपकी कंटेनर कारपोरेट यहाँ से आपका कंटेनर बुक होता है। हमारे एक गोंदिया भंडारा राइस एक्सपोर्ट होता है, इतना बड़ा राइस एक्सपोर्ट होता है कि कोई है नहीं है। पर अगर हम उसको तुमसर में, अगर हम लोग या गोंदिया में अगर एक सैटेलाइट पोर्ट, ड्राई पोर्ट करेंगे और वहाँ से पूरे कंटेनर एक ही रैक की रैक डायरेक्ट जाएगी जेएनपीटी, तो कॉस्ट कम होगी। फिर भी और कम करने के लिए और कोशिश करनी पड़ेगी। एक समय इसकी क्वांटिटी कितनी है। वैसे आपका प्लास्टिक जो है धीरे धीरे हम इथेनॉल बनाते हैं, और ब्राज़ील में बायो प्लास्टिक बना है। बायो प्लास्टिक डिग्रेडेबल है, मैंने वो बीच में लाया था। ये जो बॉटल में अगर वो यूज़ होगा और ये फेंक देंगे तो 24 घंटे में मट्टी हो जाती है। सेम पेट्रोलियम प्लास्टिक का है। अभी इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक परली जो बोलते हैं राइस स्ट्रॉ, उससे एक प्लांट डाला, शुरू हो गया। और राइस स्ट्रॉ जलाते हैं, जिसका दिल्ली में पोल्यूशन है, तो उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन पर डे बायो बिटुमिन तैयार होता है। तो अब वो बायोमास से बन सकता है। अभी हम एविएशन फ्यूल में भी जा रहे हैं कि भाई इसका और कॉन्सेंट्रेशन करके 99.5 प्योरिटी का जो इथेनॉल बनेगा वो बिटेनॉल बनेगा, और फिर उससे अगले महीने में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में कि हम एविएशन फ्यूल बना सकते हैं क्या। तो आप धीरे धीरे आपका जो ट्रांसपोर्ट का डीजल और पेट्रोल, इसको छुटकारा पाइए, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। तो इतने हैं कि अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। अभी नागपुर से मैं हैदराबाद का भी नया हाईवे बना रहा हूँ, तो नेचुरली 3.5 घंटे में हैदराबाद होगा। तो ये जो रोड अच्छे बनने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्यूल में अपने भी इलेक्ट्रिक का ट्रक मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर है। तो मैं अभी ये जो कल मैंने डबल डेकर बस जो लॉन्च की मुंबई में, तो उसकी कीमत आती है 55 रुपये पर किलोमीटर। अभी भारत सरकार में हमने टेंडर निकाला था 5,000 बसेस का, 50,000 बसेस ले रहे हैं। उसकी कॉस्ट है विदाउट एसी 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी 41 रुपीज़। और मुंबई में जो बेस चलती है इनकी पीएमटी है, इसकी कॉस्ट है 115 रुपये पर किलोमीटर। और अगर एक ही इसमें चार्जिंग में अगर वो 700-800 किलोमीटर जाएगी, तो नेचुरली अभी दिल्ली से शिमला इलेक्ट्रिक बस हुई, दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक बस हुई। अब मैं उसमें और कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बस में लिथियम आयन बैटरी है। तो मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये पारडी से, ये जो पूरा रिंग रोड है सामने से, ये जो छत्रपति चौक का, यहाँ से डिफेंस तक मैं वो केबल बस शुरू कर रहा हूँ, जो ट्रॉली बस होती है कि 88 पैसेंजर होंगे और इलेक्ट्रिक पे चलेगी। उसको लिथियम आयन बैटरी की जरूरत ही नहीं है। तो जो कैपिटल कॉस्ट इलेक्ट्रिक बस के लिए ज़्यादा है लिथियम आयन बैटरी के कारण, वो ये तो 50-60 लाख में आ जाएगी, वो 1.5 करोड़ में है। और इलेक्ट्रिक सस्ता फ्यूल है, और महानगर पालिका जब इलेक्ट्रिक देगी तो 4 रुपये कॉस्ट है। तो नेचुरली टिकट रेट 30-35% कम भी किए तो भी प्रॉफिट में चल सकती है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर इट, पर मैं मुंबई से दिल्ली हाईवे को इलेक्ट्रिक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और बसेस ये केबल पर चले, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आप आज लग रही है उससे 20% पे आएगी, 30% पे आएगी, और वो आएगी तो नेचुरली वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। वहाँ पे हेलो,
नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण रांदड़ है। हम लोग पेयजल योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं नॉर्थ इंडिया में कुछ प्रदेशों में। सर, जैसे रोड और हाईवे के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अपने आप में एक क्रांति है, पर इसमें सर जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद टोल व्यवस्था होने के कारण उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी सर फिजिबल और इजी रहता है। पेयजल क्षेत्र में सर हम अक्सर ये एक्सपीरियंस करते हैं और मुझे थोड़ा उसे निकटता से देखने का मौका मिला है। मैं आपके जवाब दे देता हूँ। हाँ सर। ऐसा है, मैं तो साफ बोलता ही हूँ। आज आपने रेडिसन में मीटिंग बुलाई है, फुकट में करना था तो महाराज बाग में बैठ जाते थे लॉन पर और मीटिंग होती थी। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और नागपुर इज द ओनली सिटी इन द कंट्री वेयर वी हैव 24/7। हमारे यहाँ पिछले 8-7 साल में पानी के लिए मोर्चा नहीं निकला। देर आर सम प्रॉब्लम्स। विवोलिया करके इंटरनेशनल कंपनी है, वो करती है, और धीरे धीरे पानी में क्या होता है, ये बस सर्विस है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ये जिंदगी भर फायदे में नहीं आती। डीजल चोरी होता है, टिकट कंडक्टर रख देता है पैसे, तो कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी फायदे में। अभी हमने क्या किया नागपुर में, मैंने कहा सब बसेस करो सामने से एंट्री, सामने से उतरना, मोबाइल फोन दिखाओ या कार्ड दिखाओ, नो कंडक्टर, नो टिकट, नो पैसा। डीजल चोरी होती है, सीएनजी पे चलो, इलेक्ट्रिक पे चलो, कहाँ चोरी करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं पानी में इतनी चोरी है कि अभी 750 mld पानी नागपुर में आता है और बिलिंग होता है 350 mld का। अब हमको चुनाव लड़ना है, जो फुकट में पानी लेते वो बंद करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो कम से कम कमर्शियल वाले कर, फिर हमको एक छोटी पॉपुलर स्कीम निकाली है कि 100 रुपये 60 रुपये महीना दो पर पैसा दो। तो धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी, ये जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में प्रॉब्लम, इसलिए 24/7 करके, जैसे अभी पावर में है, हाँ, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो अभी क्या होता है कि पूरे देश में डिस्कॉम जो घाटे में 10 लाख करोड़ के हैं, हर राज्य में 1,80,000 90,000। इसका कारण 100 रुपए की बिजली खरीदते हैं और 90 रुपए का बिलिंग होता है, 80 रुपए का होता है। अब वो पेड मीटर ला रहे हैं, अभी नया बिल आ रहा है कि तुम टेलीफोन, मोबाइल फोन है तुम्हारा, जब तक पैसे भरो तो चालू होगा, पैसे खत्म हो गए मोबाइल बंद होगा। वैसे घर में मीटर है, पैसे भरो लगा दो मीटर चलेगा, लाइट, पैसे नहीं भरे लाइट गए। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वाटर में भी यही करना पड़ेगा सर। और अभी ये हो रहा है, पर इट टेक सम टाइम। उसके लिए हर जगह पर ये पॉलिटिकली करने में अड़चन आ रही है, और इसलिए आप कैपिटल कॉस्ट डालते हैं, कर्जा निकलता है और स्कीम लॉसेस में चले जाती है, तो सक्सेस स्टोरी नहीं बनती। थोड़ा बहुत एकदम कमर्शियल और प्रोफेशनल नहीं, पर थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी करके ये करेंगे तो हो पाएगा। यानी सर लोगों की थोड़ी सी मानसिकता की पानी का भी बिल आता है, इस चीज के लिए थोड़ा सा अगर मैं आगे आपको बताऊं, उनको छोड़ दो। बड़े लोग क्या करते हैं, कारपोरेशन वाले इंजीनियर को पटा लेते हैं, वो बीटर बंद कर देते हैं और पूरा पानी यूज करते हैं कमर्शियल, और बिल भरती नहीं है। वो बहुत लूप होल्स है इसकी, कहानी कभी यू कैन मेक द रिसर्च स्टडी ऑफ इट। इसमें सबसे अच्छा मॉडल देश का नागपुर है। हाँ, नागपुर तो इज एन एक्सेप्शन सर। मैं बाकी जो प्रदेशों में हम डिफिकल्टी फेस करते हैं उस पर आपके थॉट्स जान रहा था। थैंक यू। इनको मैं एक आपको अच्छा मॉडल बताता हूँ, मथुरा में मैंने बनाया। मथुरा में 80 mld स्लज को मैंने हाइब्रिड एन्युटी में वो प्रोजेक्ट बनाया। दैट मॉडल कैन बी एप्लीकेबल टू ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। वो ऐसा है कि 40% ग्रांटी नेट गवर्नमेंट ने दी, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने लाया, उसमें से 30% उनकी इन्वेस्टमेंट बाकी बैंक ने लाया, और वो 80 mld को शुद्ध करके इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को हम देते हैं, और वो 20 करोड़ साल के त्रिवेणी को देते हैं। इस पर हमने 100 रुपये का काम 40 रुपये में करके 80 mld स्लज से पानी निकाल के उनको बेच दिया, और वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगा और चालू हो गया। धीरे धीरे इस टाइप के कोई इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करके करने पड़ेंगे। सर गुड इवनिंग, मैं हर्ष विजयवर्गीय सर। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि इंडस्ट्री सब चालू करना चाहिए, और इंडस्ट्री चालू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जो अच्छा रोल होता है। तो जनरली ये MIDC एरिया में ही होता है। लेकिन सर अभी हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि MIDC में जो सिक इंडस्ट्रीज़ हो गई है, पुरानी इंडस्ट्रीज़ हो गई है, वो रीसेल पे नहीं निकल पा रही है, क्योंकि सर उसमें सब्सिडी का क्लेम नहीं मिल पा रहा है।
तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी कोई पॉलिसी करवाइए कि जिसमें कि अगर कोई सिक इंडस्ट्री होगी और कोई सेल आउट करना चाहता है कोई नए इंडस्ट्रीज को, तो सब्सिडी का क्लेम मिलेगा, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत होती है, तो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनेगा कि एमआईडीसी एरिया में ही प्रॉपर्टीज ले और फैक्ट्री चालू करें। आपका प्रश्न सही है, पर ये मैं भी रखता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा। अभी एमआईडीसी में जगह खाली पड़ी है और जो शुरू करा जाए उसको जगह नहीं मिल रही, राइट। तो उनकी जगह ले लेनी चाहिए जिनने Right. इंडस्ट्री ने शुरू की। लेकिन सर और जो होती है उनको दूसरे को बेचना है तो उसका कोई फॉर्मुलेशन कोई बनाना चाहिए ताकि ये नए लोग आकर उसको शुरू करें। तो आपकी बात सही है, लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, थोड़ा देवेंद्र जी के आकर एक बार मिलकर उनको बताएं। ओके ओके, थैंक यू। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम अनंत बंसल है। मेरा सवाल थोड़ा सामान्य है, जेनरिक इन नेचर है। जैसे कि अभिजीत जी ने कहा कि हमारे चैप्टर की औसत एज सिर्फ 34 वर्ष है, तो मैं और मेरे बहुत से साथी सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 6 जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर। और एक कहावत है कि राजा शहजादे से कितना भी प्यार करे पर अपनी प्रजा और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले बिजनेस थे और अब आपके बेटे आपके बिजनेस को इतना आगे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ गाइड करिए कि कैसे हम अपने घर पे अपने अपने राजा से वो बिजनेस की कमान संभाल सकें और कैसे आगे बढ़ सकें जिससे वो भी खुश हो और हम भी खुश हों। क्या होता है, पिताजी को कभी नहीं लगता कि अपना लड़का कैपेबल हुआ है और कोई सास को कभी नहीं लगता कि अपनी बहू कुछ कर सकती है। ये देखिए, हर जगह पर मानसिकता अलग अलग प्रकार की होती है। मैं अक्सर एक बात मानता हूँ कि हमने किसी चीज़ में इन्वॉल्व जितना हम नेचुरली होते हैं उससे दूर होना भी हमने सीखना चाहिए कुछ चीज़ों को। और मैं ये मानता हूँ कि सब लोग संभाल सकते हैं। मेरे दोनों लड़के कोई होशियार नहीं थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको 50% ऊपर मार्क नहीं मिले करके एडमिशन नहीं मिली, तो मुझे भी लगा कि भाई ये इसके साथ के दोस्त थे उनको अच्छा परसेंटेज मिला, तो कैसा करेंगे। तो वो धीरे धीरे कर रहा है, वो उसके हाथ में 450 इंजीनियर्स और 5 चार्ट अकाउंटेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है। तो डिग्री का और सक्सेस का कोई संबंध नहीं है। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, जो मेरिट में पास हुआ उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती, और जो 3 बार मेरे साथ बहुत बदमाश था, मस्ती करता था, नाम नहीं लेता उसका नागपुर का, वो बेस्ट वकीलों में एक आ गया। तो कभी कभी ये कहानी जो होती है सक्सेस की, ये अलग होती है। आप पिताजी के साथ भी काम करो और खुद भी कुछ शुरू करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये एकदम सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आपने कहा कि जो आपका दोस्त था जो बदमाश था, तो ये सारे हम लोग बदमाश ही हैं। तो और हमने शुरुआती कार्यक्रम इस तरह से की थे कि सब बदमाश यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को कम है। लेकिन आपको देख के अभी आप रोड्स का बिजनेस करते हैं और पूरा एक गति का हम बात कर रहे हैं, तो मुझे आपको देख के भगवद गीता का मुझे एक श्लोक याद आ गया। ये ऐसा है कि योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजया यह प्रयाति तजन देह स याति परमाम गति। और ये जो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ऐसे एक कर्म आप कर रहे हैं कि जिसको आपको अटैचमेंट नहीं है। और आपने जो कहा कि चाहे पिताजी हो या जो भी हो, एक अटैचमेंट अगर आसक्ति नहीं है तो आसान हो जाता है, और ऐसी व्यक्ति को एक परम गति मिलती है। और आप मिनिस्टर ऑफ रोड्स और हाईवे है, और हम सब आपके ये रोड से, मैं तो पूना से हूँ, तो पूना से बॉम्बे ये जो गति आ रही है, और मुझे याद है आपने कहा कि अमेरिका इज़ रिच बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विद दिस आई रियली विश एंड प्रे दैट ये गति हमारी सिर्फ रोड्स पे नहीं बट जीवन में भी आए, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात बता दूं, मैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अभी 5 गाँव में ये जो कॉटन की कतरन होती है ना, उससे वो गालीचे बनाता हूँ, और वो मैं उसको बेचता हूँ। तो 1200 महिलाओं को मैंने ट्रेन किया और उनको 10 से 12 हज़ार रुपये मैं 3 प्रोजेक्ट उसके डाल रहा हूँ। शुगर फैक्ट्री, ये मेरे लाइफ की मिस्टेक थी कि मैं इमोशनल होकर विदर्भ का विकास होना चाहिए करके मैंने शुगर फैक्ट्री डाली। दैट वाज टोटली नॉन। मैं हर साल 30 करोड़ लॉस करता था उसमें। मेरे लड़कों ने उसको संभाल कर अपने पावर, इथेनॉल, फिर एक्सपोर्ट, फ्रूट, वेजिटेबल अलग धंधे में गए। अब मैं शुगर में लॉस करता हूँ, बाकी वो मेरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थी। और यहाँ शुगर मिल हमारे यहाँ 22 खुली, 22 भी दिवाला पिट चुकी, और मुझे दुर्बुद्धि हुई कि मैंने वो चालू किया। अब मैं सक्सेस स्टोरी बन गया हूँ, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ।
तो मैं अभी धीरे धीरे बहुत सी हैंडलूम में काम करता हूँ, फिर बाम्बू में काम करता हूँ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मेरे किसी भी एक काम का संबंध इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ नहीं है। मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करके काम करता हूँ। अब मेरे जो लड़के, उनको मैंने कहा कि मेरा जितना है उतना ये मेरे लिए है, बाकी का उनका तो वो अपना बिजनेस के हिसाब से बाकी काम देखते हैं। और जो मैंने, उनका नाइलाज है कि जो मैंने करके रखा है उनको चलाना पड़ता है, तो वो उसको चलाते हैं। पर बेसिकली न मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ ना मुझे कोई बिजनेस करना है। बेसिकली मुझे लगता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों को मोटिवेट कैसे करें और काम कैसे दें। आप एक आखिरी में बात कर रहा हूँ, एक अच्छी बात है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो पैसा कमा कमा के अपने पास दबा दबा कर रखते वो कभी नहीं बड़े होते। जो पैसा कमा कर अगर गरीबों के लिए अच्छे काम के लिए खर्चा करेंगे, भगवान उनको 10 गुना ज़्यादा कमाई देता है। ये मेरा अनुभव है। इसलिए समाज में गरीब लोगों के लिए अच्छे काम के लिए मिले हुए प्रॉफिट को जमकर खर्चा करेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ बताऊंगा, यू विल गेट 10 times more। थैंक यू वेरी मच। एक आपके लिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वी वुड लाइक टू इनवाइट प्रशांत। प्रशांत इज द चैप्टर चेयर ऑफ आवर विदर्भ चैप्टर। मुज्जल। Thank you.